हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और अब आपकी प्रिपरेशन टॉप नॉच लेवल पे पहुंच गई होगी। लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम में आपको जरूरी होता है कि आप एक बार सारी चीजें एक साथ रिवाइज करें और वो मिनिमम टाइम में रिवाइज करें। सो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज ऑफ ऑडियो बुक। ये वन है, फर्स्ट पार्ट है। आपको इसको आगे आगे भी और भी पार्ट्स मिलते रहेंगे, लेकिन ये जो है ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है कि आप शॉर्टेस्ट टाइम में, मिनिमम टाइम में अपने सारे फॉर्मूले को एक बार रिवाइज कर लें। अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहे हैं, या इवन नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप अपनी प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, या कोई प्रैक्टिस सेशन देखने जा रहे हैं, या चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं, तो आपके लिए एक फॉर्मूला शीट होनी चाहिए जिसमें आप कम से कम टाइम में यहां पर पूरी चीजें, सारे फॉर्मूले एक साथ रिवाइज कर पाएं। तो यहां पर मैंने फर्स्ट ऑडियो बुक ली है बच्चों। इसको आपको हेडफोन में यूज करना है, जरूर ध्यान रखिएगा। हेडफोन लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप हेडफोन लगा के सुनेंगे तो आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन से सुनेंगे, और अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत अच्छी रहती है तो आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये एक छोटा सा अटेम्प्ट है आपको सारी चीजें रिवाइज करने के लिए। एक चैप्टर की, जैसे मैंने इस चैप्टर में लिया हुआ है वेक्टर्स एंड मोशन इन 1D, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन की मैं सारी चीजें आपको रिवाइज कराऊंगा। राइट? तो चलिए चलते हैं। आई होप आपने इससे पहले अपनी सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, आपने चैप्टर पढ़ा होगा, बस लास्ट मिनट में फॉर्मूला रिवीजन करना है। और मैं 15-15 मिनट्स के वीडियोस बनाऊंगा जिसमें एक या दो चैप्टर को रिवाइज करूंगा। डिपेंड करता है वो जो चैप्टर है उसकी लेंथ कितनी है। टारगेट मेरा 15 मिनट्स का है कि मैं 15 मिनट्स को आपको सारी चीजें रिवाइज करके दिखा दूं। आई होप आप सभी लोग तैयार होंगे। तो चलो देखो बच्चों, कैसे करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर वेक्टर्स से स्टार्ट करते हैं। यहां पर आपके सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं बच्चों, ध्यान से देखें। ये वेक्टर वाला पार्ट है। वेक्टर में मैं सबसे पहले आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ यूज होता है, आई होप आप सभी ने हेडफोन यूज कर लिए होंगे, कि जब भी दो वेक्टर्स हैं और एक दूसरे से किसी पर्टिकुलर एंगल पे हैं, जैसे यहां पे मैंने लिया है एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, और आप स्क्रीन पे अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें दिख भी रही होंगी, और हेडफोन लगा के सुनेंगे तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा यार, है ना? तो ध्यान रखना कि ये अपना 100% आपकी कॉन्सेंट्रेशन इधर होनी चाहिए, जिससे आप सारी चीजों को एक बार में समझ पाए। तो दो वेक्टर का जब भी हम रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करते हैं, तो पैरेललोग्राम लॉ को यूज करते हैं। पैरेललोग्राम रूल क्या कहता है कि अगर दो वेक्टर्स ए हैं, जैसे यहां आपने देखा एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर बी है, एंड द एंगल बिटवीन देम इज गिवन एज थीटा, यानी ये दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पर हैं, तो इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये यार इसका रिजल्टेंट है, हमें क्या करना पड़ता है, एक पैरेललोग्राम फ्रेम करना पड़ता है। ऐसा पैरेललोग्राम जो दोनों साइड्स हैं वो उन दोनों वेक्टर्स से रिप्रेजेंट की जा सके, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये इसका रिजल्टेंट है। तो बच्चों, आर को हम बोलते हैं वेक्टर आर। इसको ऐसा नहीं बोलते हैं भाई, ध्यान रखना। आर इज इक्वल टू ए प्लस बी नहीं है, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड हम नहीं जोड़ सकते। यहां पर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है, यानी दो वेक्टर्स का एडिशन है। तो फॉर्मूला क्या होता है मैग्नीट्यूड का? आर इज इक्वल टू रूट ऑफ, ध्यान रखिए पावर 1/2 है, इसी का मतलब है कि अंडर रूट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी cos थीटा। cos थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ए और बी दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है, और cos थीटा, थीटा दोनों के एंगल, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। तो यहां पर यार आपको दिख रहा है बच्चों के रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है। अब जो ये रिजल्टेंट होगा, वो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाएगा, यहां से तो आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब यार ये जो अल्फा है ना, ध्यान से देखना बच्चों, ये जो tan अल्फा है, ये रिजल्टेंट अगर ए से बना रहा है एंगल tan अल्फा, ध्यान दीजिए, अगर रिजल्टेंट का एंगल ए से आप देख रहे हो तो ऊपर जो आएगा वो बी आएगा। आपको इस तरह से याद रखना है कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी। अगर आपने अल्फा देखा है ए से तो ऊपर आएगा बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और अगर आपने रिजल्टेंट का एंगल देखना है वेक्टर बी से तो ऊपर आएगा ए साइन थीटा। ध्यान रखिए, ए से शुरू होगा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। थीटा क्या है? दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल। अब इसमें कोई चीजें याद रखनी है कि इस रिजल्टेंट की जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो क्या होगी, ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम। इस पे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं,
जेई मेंस में भी कई बार पूछे गए हैं कि आर मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, और आर की जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू होगी वो दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई आर की वैल्यू लेस और इक्वल होगी दोनों वेक्टर्स का सम कर दो, मैग्नीट्यूड का सम, या ग्रेटर और इक्वल होगी अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का सब्सट्रैक्शन ले लीजिए। यानी आर की वैल्यू लाई करती है ए प्लस बी से ए माइनस बी। यानी जैसे अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक है 2 और एक है 4, तो आर की वैल्यू क्या होगी? आर की वैल्यू हमेशा लेस एंड इक्वल टू क्या हो सकती है? 4 और 2 को ऐड करिए तो कितना हो गया? 6। तो लेस और इक्वल टू 6 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 2 और 4 का डिफरेंस देखिए तो 2, माइनस नहीं करिएगा, डिफरेंस देखना है, इसीलिए मैंने ये लहराता हुआ साइन लगाया है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, आपने एक तो याद रखा कि भाई आर की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ये होगी, दूसरा आपने याद रखा आर की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ये होगी, तीसरा आपने याद रखा आर की वैल्यू ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों के बीच में होगी, चौथी चीज जो आपने याद रखी कि आर आपका ये, इसका एग्जाम्पल मैंने दिया। दूसरा है, बहुत अच्छा है, कि अगर दोनों वेक्टर्स एक दूसरे से मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हैं, और मान लीजिए एक्स है उन दोनों का मैग्नीट्यूड, तो उनका रिजल्टेंट एडिशन अगर देखोगे आर, अगर दोनों को ऐड किया गया तो वो होगा 2x cos थीटा बाई 2। थीटा दोनों के बीच का एंगल है और रिजल्टेंट दोनों के बीच में होगा आर। अगर आपको डिफरेंस निकालना है, दोनों वेक्टर का डिफरेंस, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हो, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो, तो आप कह सकते हैं 2x और डिफरेंस आ जाएगा इनका साइन थीटा बाई 2। आई होप समझ गए होंगे आप इसको। यहां पर आपने देख लिया थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। ध्यान रखिएगा कि अगर ए बड़ा होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बड़ा होगा, तो ए से बनने वाला एंगल छोटा होगा। ध्यान रखना हमेशा कि अगर आप इस तरह का पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले, ये रिजल्टेंट आया, तो ये जो रिजल्टेंट होगा वो ज्यादा मैग्नीट्यूड वाले से कम एंगल बनाएगा। ध्यान रखिएगा इसको, ए का मैग्नीट्यूड अगर ज्यादा है तो ए से बनने वाला एंगल कम होगा। अगर ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर होंगे। अल्फा और बीटा क्या है यहां पर आपने देख लिया। आई होप आप ये बात समझ पाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में देखते हैं कि नेक्स्ट में आर की मैक्सिमम वैल्यू, ये मैंने आपको बता दी है, ए प्लस बी के बराबर होगी। कब? जब थीटा 0 होगा, यानी दोनों वेक्टर ए और बी अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनका रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा और वो ए और बी दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। अगर दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो आप सीधे कह सकते हो रिजल्टेंट हो जाएगा रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सीधे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसको कहेंगे ए एंड बी आर परपेंडिकुलर। अगर दोनों के बीच का एंगल 120 हो गया तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है तो वही रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होता है। अगर ए और बी दोनों सेम मैग्नीट्यूड के हैं और एंगल दोनों के बीच का थीटा है तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी दोनों के वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। आई होप आप याद रखेंगे। अगर आर ए के परपेंडिकुलर है तो ध्यान रखिएगा कॉस थीटा की वैल्यू माइनस ए अपॉन बी होती है। मतलब इफ रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, इस केस में डायग्राम कैसे बनेगा? ध्यान रखिए कि ये वेक्टर ए आ गया, राइट, रिजल्टेंट इसके परपेंडिकुलर है तो ये रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट परपेंडिकुलर टू ए है, और अब ऑब्वियसली बी को इस तरह से होना पड़ेगा तो ये बी आएगा। अब आप ध्यान रखेंगे कि ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ध्यान दीजिए आर इधर है, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आप कह सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे, काफी काम आने वाला है। और कॉस थीटा, थीटा क्या है बच्चों? थीटा इन दोनों के बीच का एंगल है तो वो माइनस ए अपॉन बी है, ये भी याद रखिएगा। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एन कोप्लेनर फोर्सेस हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, एक्टिंग एट ए पॉइंट सच दैट एंगल बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव वेक्टर्स आर इक्वल, तो उनका रिजल्टेंट 0 होता है। एन कोप्लेनर का मतलब कि अगर सभी ऐसे वेक्टर्स हैं
और ये सेम मैग्नीट्यूड के हैं और इन सभी के बीच का एंगल सेम है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। अगर n वेक्टर हैं तो उनके बीच का एंगल 360/n होगा, तो उसका रिजल्टेंट हमेशा 0 होता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इन क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं अगर ये चीजें याद रखती हैं। सो लेट्स मूव अहेड। आई होप आप समझ रहे होंगे, हेडफोन आपने लगा रखा होगा, ध्यान रखिएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वेक्टर सब्सट्रैक्शन। इसमें बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद रखना है ए और बी दो वेक्टर्स, अगर उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनका रिजल्टेंट पहले एडिशन में होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसको हम लोग आर डैश कहें, अगर सब्सट्रैक्शन को देखें तो आर डैश, और आर अगर एडिशन होता है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। सब्सट्रैक्शन में बस माइनस आर डैश, आर डैश क्या है? सब्सट्रैक्शन, दोनों वेक्टर का डिफरेंस, तो वो आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी कॉस थीटा। आई होप आप इस बात को समझेंगे। और दोनों के बीच का एंगल जहां थीटा था, अब वहां पाई माइनस थीटा यूज होता है, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। या आप अगर अल्फा एंगल ए से ही ले रहे हैं तो बस जहां पर प्लस होता था बी साइन थीटा एज इट इज रहेगा पहले फॉर्मूले में जो आपने एडिशन में देखा था, यहां पर प्लस की जगह माइनस आ गया है। और अगर दोनों वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड के हैं, सपोज x, तो उनका रिजल्टेंट 2x sin θ/2 होता है। पिछली स्लाइड पे मैंने बताया था। इन दोनों फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। लेट्स मूव अहेड, अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर्स हैं और उनको आपको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स करने हैं, तो आप ध्यान रखिए कि अगर एक ये वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर हम a कह रहे हैं, आप इसके किन्हीं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कंपोनेंट ले सकते हैं। मान लीजिए एक कंपोनेंट इधर लेना है जो कि थीटा एंगल पर है, तो दूसरा कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट से परपेंडिकुलर होगा, राइट? इनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलते हैं। इसको कभी कभी एक्स एक्सिस में हो तो एक्स भी कंपोनेंट बोलते हैं। यहां पर मैंने जानबूझ के एक्स एक्सिस में नहीं लिया है ताकि आप याद रखें कि जिधर थीटा होता है उधर वाला कंपोनेंट ए कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर वाला कंपोनेंट ए साइन थीटा, राइट? ये नहीं कि हॉरिजेंटल हमेशा आप ए कॉस थीटा याद रखें या एक्स वाला कॉस थीटा याद रखें, ऐसा नहीं है। जिधर थीटा होता है उधर कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं होता है उधर साइन थीटा होता है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन टू डायमेंशंस, राइट? तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? अगर x और y दो कंपोनेंट है तो उनका रिजल्टेंट ऐसे। अब आप इस वेक्टर को अगर जैसे ये वाला वेक्टर देखें, ये x एक्सिस में है और ये y एक्सिस में, अगर इस वेक्टर को कहा जाए कि इसका मैग्नीट्यूड v है, तो इधर थीटा है तो x वाले मैग्नीट्यूड को आप v cos थीटा कह सकते हैं, और y वाले मैग्नीट्यूड को आप v sin थीटा, क्योंकि उधर थीटा नहीं है, दोनों परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अब आप वेक्टर v को वेक्टर फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दें इधर, v cos थीटा i कैप प्लस v sin थीटा j कैप। सो आई होप ये बात आपको समझ में आई और इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। तो v cos थीटा, ये v sin थीटा, और ये दोनों का रिजल्टेंट हो गया। तो आई होप आपने ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ ली हैं। स्केलर और वेक्टर प्रोडक्ट को अगर देखा जाए तो a डॉट b अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन स्केलर होता है, जैसे कि वर्क, इसका बेस्ट एग्जांपल है वर्क, और यही यूज होता है कि F डॉट डी फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। वैसे आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं तो आपको फ्लक्स भी मिला होगा, ऐसे ही आपको पावर भी मिली होगी, इंस्टेंटेनियस पावर, जिसको हम F डॉट वी बोलते हैं। वर्क डन तो आपने देख ही लिया है। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स देखें, E डॉट एरिया वेक्टर, ये ऐसे मिलता है। तो जब भी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वेक्टर क्वांटिटी मिलती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? डॉट प्रोडक्ट, राइट? तो ध्यान रखें, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट क्या है? द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b इज डिफाइंड एज a डॉट b, यहां डॉट लगेगा, a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और आपको यह भी याद रखना है कि ए बी कॉस थीटा में a और b ये दोनों मैग्नीट्यूड हैं और थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ये वेक्टर a और b यहां दिखाए गए हैं, राइट?
और इससे आपको ये ध्यान रखना है cos थीटा, और अगर थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है तो आपको क्लियर होगा कि cos 90 जीरो होता है। अगर cos 90 तो cos 90 पे ये बच्चों जीरो हो जाता है। जैसे ये जीरो होता है तो cos जीरो, यहां पे cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो आपका a डॉट बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। यानी आपको याद रखना है ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, मतलब आपको ये याद रखना है कि अगर a परपेंडिकुलर है वेक्टर b के तो इसका डॉट प्रोडक्ट, राइट, डॉट प्रोडक्ट मींस a डॉट b इज ऑलवेज जीरो। ये चीज आपकी प्रोजेक्टाइल मोशन में, मोशन इन 1D में, मोशन इन 2D में और सर्कुलर मोशन में, वर्क पावर एनर्जी में बहुत काम आने वाली है। जहां भी आपको वर्क डन कैलकुलेट करना होगा, पावर कैलकुलेट करनी होगी, कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, याद रखिएगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन सी हियर, और इसे आप कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर देन ए डॉट बी इज ऑलवेज जीरो एज रिटन ओवर हियर। अगर थीटा की वैल्यू 90 से कम है तो जो a डॉट बी है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, और अगर थीटा की वैल्यू 90 से ज्यादा है, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 90 से ज्यादा है तो a डॉट बी की वैल्यू निगेटिव होगी। बच्चों आई होप आप याद रखेंगे, क्योंकि कॉस का कर्व आप ध्यान हो कि 0 से 90 तक ये पॉजिटिव होता है और फिर 90 से 180 तक इसकी वैल्यू निगेटिव होती है अगर हम कॉस को थीटा के साथ कंपेयर करें, राइट। तो ये जीरो है और यहां पर ये वाला पॉइंट 90 डिग्री होता है, तब ये पॉजिटिव है, और 90 से लेके 180 डिग्री इसकी वैल्यू निगेटिव होती है। तो इसलिए मैंने ये पॉइंट आपको बताया। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी, ये क्या होता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में कई बार पूछा गया है, अभी भी पूछा जा सकता है कि अगर आप वेक्टर बी का, यहां पे देखिए ये है वेक्टर बी, स्क्रीन पे देखिए बच्चों, अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ये बी है। अगर इस बी का इस वेक्टर ए पे प्रोजेक्शन निकालना है तो आप बी के हेड से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे। तो यहां से ये जो इसका प्रोजेक्शन आएगा, ये जो लेंथ आएगी, ऑब्वियसली आप कंपोनेंट के फॉर्म से देखेंगे कि अगर ये बी है और ये थीटा है तो ये आ जाएगा बी कॉस थीटा। तो ध्यान रखिएगा बी कॉस थीटा क्या कहलाएगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन वेक्टर ए। सिमिलरली अगर आपको ए का प्रोजेक्शन बी पे चाहिए तो आप ए के हेड से, ये ए का हेड है, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और यहां पर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा ये वेक्टर, और ये वाला जो लेंथ होगी अगर ये ए है तो ये कहलाएगी ए कॉस थीटा। ए कॉस थीटा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। बी कॉस थीटा क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, राइट। अब ये प्रोजेक्शन हम निकालेंगे कैसे, क्योंकि कॉस थीटा हमें अगर नहीं दिया है तो आपको ये दिया होगा कि a, और ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान रखिए, a डॉट बी इज इक्वल टू, अगर आपको पता है ए बी कॉस थीटा होता है तो यहां से कॉस थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b डिवाइडेड बाय वेक्टर ए बी ऐसा कहेंगे और इसमें आपको कॉस थीटा मिल जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको ए और बी वेक्टर दिए हैं और आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ए और बी के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको डॉट प्रोडक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, राइट। इसको कहा जाता है, तो यहां पे प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी हो जाएगा ए कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह आप लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन ए बी, राइट। और फिर यहां पर जो डायरेक्शन है वो बी की है तो उसके लिए यूनिट वेक्टर बी लाना पड़ेगा। चलिए मैं एक बार फिर से यहां पे बता देता हूं, इतना एक्सप्लेन यहां नहीं किया हुआ है कि ए कॉस थीटा, जो ए का प्रोजेक्शन है वो कैसे निकाला जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड ऐसे ही कॉस थीटा की जगह आप लिख सकते हैं, ध्यान दें, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया, अगर आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछता है तो आप इसको यहां पे छोड़ सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ए का प्रोजेक्शन बी की डायरेक्शन में है तो बी की डायरेक्शन दिखाने के लिए आपको बी का यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा। अब आप ऐसा कह सकते हैं कि ये ए एज इट इज है, ए डॉट बी को मैंने ऐसे लिख दिया, ध्यान से देखिए, ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ये हो गया ए बी, और किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। इस ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहां से
जो प्रोजेक्शन आ जाएगा इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ए डॉट बी, और ये वेक्टर, ये तो स्केलर क्वांटिटी हो गई ए डॉट बी, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, और यहां पर आप कह सकते हैं इसका बी वेक्टर है, और यहां पर आप बी और बी दोनों के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। तो इस तरह से आपको एक वेक्टर का प्रोजेक्शन दूसरे वेक्टर में मिल गया। इसी से आप पहले का प्रोजेक्शन दूसरे में, दूसरे का प्रोजेक्शन पहले में निकाल सकते हैं, राइट। ओके, अब आते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में अगर आपको देखा जाए, सेल्फ प्रोडक्ट का मतलब कि उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमेशा 1 होता है अगर यूनिट वेक्टर हो। जैसे ए डॉट ए किया जाए तो ए इंटू ए कॉस थीटा, अगर दोनों वेक्टर सेम है तो उनके वेक्टर के बीच का एंगल 0 होगा और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो यहां से आ जाएगा ए डॉट ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको कहते हैं स्केलर सेल्फ प्रोडक्ट। अब आई और जे यूनिट वेक्टर हैं, आई जे और के, तो आई डॉट आई, ध्यान दें जे डॉट जे और के डॉट के ये सारे 1 होते हैं। लेकिन अगर हेट्रोजीनियस देखा जाए, आई डॉट जे या आई डॉट के या के डॉट जे या के डॉट आई अलग अलग, मतलब होमोजीनियस का मतलब सेम, हेट्रोजीनियस का मतलब डिफरेंट, अगर अलग देखा जाए तो वो 0 हो जाता है। तो आई होप आप समझ गए। स्केलर प्रोडक्ट यहां आई डॉट आई क्या होगा, जे डॉट जे के डॉट के 1 होगा। आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई अगर डिफरेंट लिए जाएं तो वो 0 होगा। स्केलर प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव, यानी आप उसका सीक्वेंस बदल सकते हैं। ए डॉट बी को बी डॉट ए कहा जा सकता है, लेकिन स्केलर के लिए ही, वेक्टर में ऐसा नहीं कहा जा सकता। आई होप आप इस बात को याद रखेंगे कि ए डॉट बी बी डॉट ए कह सकते हैं। स्केलर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, यानी अगर आपको ए डॉट बी प्लस सी करना हो, ए डॉट बी प्लस सी करना हो, तो आप ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी ऐसा कर सकते हैं। यह भी आपको याद रखना होगा। वेक्टर प्रोडक्ट मैथमेटिकली अगर थीटा दोनों के बीच का एंगल है तो आप ए और बी के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे कर सकते हैं, ए बी साइन थीटा। लेकिन ये दोनों वेक्टर्स हैं तो इधर भी वेक्टर होना चाहिए, उसके लिए एन कैप लगा दिया है। और ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है वो वेक्टर यानी कि वेक्टर है, तो इसकी डायरेक्शन होगी वो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, यानी कि अगर ये बी है और ये वेक्टर ए है, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आएगा जो इसके परपेंडिकुलर और इसके भी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। इसको आप कहेंगे ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है, उसको हमेशा याद रखेंगे। अब ध्यान दो, ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, और ए क्रॉस बी अगर करेंगे तो राइट हैंड से ए क्रॉस बी इधर आएगा। इसको हम स्क्रू रूल भी कहते हैं। इसको राइट हैंड, ये आपको राइट हैंड यूज करना है। और कैसे यूज करना है कि ए पे अगर ए क्रॉस बी है तो ए पे रख के बी पे घूमना है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये क्रॉस प्रोडक्ट है। सो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी इज द सेम एज दैट ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप। इट इज डिसाइडेड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग टू रूल। एक राइट हैंड स्क्रू रूल है जो मैंने आपको यहां बताया, एक राइट हैंड थंब रूल है जो मैंने आपको यहां बताया, राइट। तो ए क्रॉस बी करना है तो आप ए से बी पर पहुंच जाएंगे, और राइट हैंड में देखें तो ए फिंगर्स आपको पहले वाले पर रखनी है जिसका क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। यानी क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर है जिसको ध्यान रखेंगे। इसके एग्जाम्पल करिएगा तो आप इसको याद रखेंगे। आई होप आपने सारी चीजें पढ़ ली हैं। स्टार्ट करते हैं। मोशन यूनिवर्सिटी में सबसे पहले बात जो आती है, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ध्यान से, दिस इज द डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस? डिस्टेंस डिफाइंड है पाथ लेंथ, द टोटल लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्स्ड बाय द बॉडी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन इज नोन एज द डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा, किसी भी पाथ को अगर कोई बॉडी यहां से यहां तक ऐसे मूव करके जा रही है तो इस लेंथ को, या ये जो लेंथ है या पाथ है, ये कहा जाती है डिस्टेंस, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। इट कैन नॉट बी जीरो एंड नेगेटिव। ध्यान रखिएगा, ये हमेशा पॉजिटिव होगी। ध्यान से देखें, पॉइंट नंबर 1 मैंने बताया। पॉइंट नंबर 2, इट हैज नो डायरेक्शन एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, मींस ये नेगेटिव नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती है। ध्यान से देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल नेवर डिक्रीजेस, इट विल ऑलवेज इंक्रीज और कैन रिमेन्स कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस हमेशा इंक्रीज होती है अगर वो मूविंग ऑब्जेक्ट
स्टेशनरी हो जाता है, रुक जाता है, तो वो डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाती है. इट्स एसआई यूनिट इज, यू कैन से द मीटर, डायमीटर फॉर्मूला mlt, ये डिस्टेंस है. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव एंड कैन बी जीरो, एंड दिस इज द मिनिमम और द शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बिटवीन द 2 पॉइंट्स, राइट. तो किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अगर ए और बी है तो ए और बी के बीच में नंबर ऑफ डिस्टेंसेस हो सकती हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो वो यूनिक होगा और वो सिर्फ और सिर्फ एक होगा. इस बात को याद रखिएगा, एजेशन रीजन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करते हैं. जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ये होती है v इज इक्वल टू dx बाई dt, जहां पर x डिस्प्लेसमेंट है, यानी वेलोसिटी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सिमिलरली अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी निकालनी है, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको एक्सीलरेशन मिलेगा, यानी एक्सीलरेशन कह सकते हैं a इज इक्वल टू dv बाई dt. अगर आपके पास v है और x के टर्म्स में दिया हुआ है, यानी v की इक्वेशन आपको x के टर्म्स में दी है, या v एज ए फंक्शन ऑफ x दिया है, तो आप उसको क्या करेंगे? एक्सीलरेशन निकालने के लिए x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है a इज इक्वल टू v dv बाई dx. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. और अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तक जाना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. एरिया इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट होता है. एरिया इनक्लोज्ड बाय एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, चेंज इन वेलोसिटी होता है. एंड एरिया इनक्लोज्ड बाय एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का हाफ कर देंगे तो वहां से आपको एक्सीलरेशन मिलेगा. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी. आगे चलते हैं, देखते हैं, बहुत तेजी से रिवाइज करते हैं हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं. इक्वेशन ऑफ द मोशन यहां पे जो आपको सामने स्क्रीन पे दिख रही है, ये सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, यानी एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में अगर कांस्टेंट है, देन यू कैन यूज v इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर, ये देखिए v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, जहां v फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सीलरेशन है, t टाइम है. सिमिलरली यहां पर थर्ड में आपको दिख रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, ये स्केलर फॉर्म है. ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ तब और तब अप्लाई हो सकते हैं जब एक्सीलरेशन आपका कांस्टेंट है. अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा देन यू कांट अप्लाई दिस फॉर्मूला, राइट. ये वाला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. फोर्थ ये होता है nth सेकेंड, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन 4th सेकेंड, 3rd सेकेंड, 2nd सेकेंड और 10th सेकेंड और 20th सेकेंड, तब आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे. SNth इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2t माइनस 1 या 2n माइनस 1. यहां पर n वो टाइम है जिस टाइम में आपको निकालना है. दूसरा, अगर इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x नॉट है, यहां पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 था, अगर इनिशियली पोजीशन उसकी दी हुई है x नॉट, तो फाइनल पोजीशन के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हैं x नॉट प्लस ut प्लस हाफ a स्क्वायर. ये सेकंड वाला फॉर्मूला है जो कि आपको पहले से मिला था, राइट. आगे बढ़ते हुए अगले में देखिएगा ग्राफ्स हैं. ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख रहे हैं पोजीशन टाइम ग्राफ. तो पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है. ध्यान रखिएगा, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप, यहां पर x पोजीशन है और t टाइम है. अगर इसका स्लोप निकाला जाए, ध्यान दीजिएगा, अगर इसका स्लोप निकाला जाए तो ये dx बाई dt, हमेशा आपको स्लोप टाइम एक्सिस के साथ लेना है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, राइट. तो ये पोजीशन है, यहां पर टाइम है. कभी कभी क्वेश्चन चालाकी करता है, टाइम को ऊपर और पोजीशन को इधर दे देता है. तो आपको ध्यान रखना है, स्लोप ऑलवेज एंड ऑलवेज यू हैव टू टेक विद रिस्पेक्ट टू द t एक्सिस और द टाइम एक्सिस. तो ये xt कर्व है. xt कर्व का किसी पॉइंट पर अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो उस इंस्टेंट पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है. ध्यान रखिएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटी को स्लोप ऑफ xt कर्व मतलब कि dx बाई dt कहा जाता है. आई होप आपने इसको पहले से पढ़ा होगा और समझा होगा अच्छे से. अभी आपको रिवाइज करना है. पोजीशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है, एरिया बाउंडेड बाय पोजीशन टाइम ग्राफ, ये आपको किसी भी तरह की कोई दूसरी फिजिकल क्वांटिटी नहीं देता है. चलते हैं सेकंड पॉइंट पे. स्लोप ऑफ अ कॉर्ड ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, अगर आप किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं तो वो इंस्टेंटेनियस होगा. और अगर आपके पास ये पोजीशन है और यहां t एक्सिस है, ये कोई ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ पे कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं और उन 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर आप स्लोप निकालते हैं तो वो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की एवरेज वेलोसिटी देगी, राइट. यहां पर ये वाला पॉइंट बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है, तो ध्यान देख लीजिए. अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट खींच के उसका स्लोप निकालते हैं तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, और xt या पोजीशन टाइम ग्राफ में किन्हीं 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं तो वो उन दोनों पॉइंट के बीच की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा. आगे बढ़ते हुए चलते हैं. अगला वेलोसिटी टाइम ग्राफ.
सो गाइज हियर यू कैन सी वेलोसिटी टाइम, यहां पर वेलोसिटी दी हुई है, ये v है, यहां पर टाइम दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अगर इसका स्लोप आप देखते हैं तो ये vt कर्व दिखेगा, इसका टेंजेंट देखेंगे तो ध्यान रखें स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनिएगा, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नोन एज dv बाय dt, राइट। और ये dv बाय dt जो होता है वो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता है और ये इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है। इसमें भी है कि अगर आप एक पॉइंट पर देख रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होगा, और दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन का अगर आप स्लोप देख रहे हैं, स्लोप हमेशा t एक्सिस के साथ देखा जाएगा। एवरीबडी दिस पॉइंट हैज टू बी नोटेड, राइट। हमेशा आपको टी एक्सिस के साथ स्लोप देखना होगा। अगर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली, जैसे यहां पर ये दो पॉइंट हैं, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये मिलेगा आपको tan थीटा, और ये आपको एवरेज एक्सीलरेशन देगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, राइट। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑलवेज गिव्स यू इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और द एवरेज एक्सीलरेशन। अगर हम एरिया की बात करें, अगर यहां पर एक्सीलरेशन देख रहे हैं, यहां देखिए पॉइंट नंबर 5, द एरिया अंडर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ टी आई और टी एफ गिव्स द चेंज इन वेलोसिटी, राइट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर देख लेते हैं, यहां पर एरिया बात नहीं की गई है, आगे करी जाएगी तो बताऊंगा। वैसे आप देख लीजिए कि एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व, राइट, एरिया बाउंडेड बाय वीटी कर्व विद टी एक्सिस। ध्यान रखिए स्लोप भी हमें टी एक्सिस के साथ देखना है और एरिया बाउंडेड भी टी एक्सिस के साथ देखना है, तो वो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है वीटी कर्व में। और अगर एटी कर्व का एरिया देखा जाए टी एक्सिस के साथ, तो यहां पर उसका एरिया रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। जितने टाइम के बीच का आप एरिया लेंगे उस टाइम के बीच में चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, राइट। सो डोंट वरी अबाउट दैट, यहां पे ध्यान रखिए एटी कर्व है, अभी ये स्पीड है, स्पीड का एरिया देखेंगे तो शेडेड एरिया डिस्टेंस कवर या डिस्प्लेसमेंट देगा, इसको भी ध्यान रखिएगा। और जिन दो टाइम के बीच का एरिया लेंगे ये लाइन कहलाएगी वीटी कर्व। देखिए यहां पे वी एक्सिस दिया है, यहां टी एक्सिस दिया है, तो ये वीटी कर्व है। यहां ए एक्सिस है एक्सीलरेशन, यहां टी है, तो ये एटी कर्व कहलाएगा। ध्यान रखेंगे स्लोप और एरिया मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बिटवीन T1, Ti एंड Tf, यानी T इनिशियल और T फाइनल जो कि यहां दिखाए गए हैं, गिव्स द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू इंस्टेंट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ध्यान रखिएगा ऊपर वाले एरिया को आपको, टाइम एक्सिस के ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव लेना है, टाइम एक्सिस के नीचे वाले एरिया को निगेटिव लेना है। अगर आप इस तरह से करते हैं बच्चों, ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, तो जो शेडेड एरिया होगा वो आपको डिस्प्लेसमेंट देगा। और अगर आप दोनों को, नीचे वाले एरिया और ऊपर वाले एरिया दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो डिस्प्लेसमेंट आपको टोटल डिस्टेंस देगा, राइट, टोटल एरिया। आगे बढ़ते हैं, वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ ये है, वेलोसिटी और अगर पोजीशन के साथ देख रहे हैं। अभी यहां पर ध्यान रखिए द एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल एट एनी पोजीशन x नॉट कैसे दिया जाएगा, आप पहले स्लोप निकालेंगे और स्लोप को v से उसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पे स्लोप लिया है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी इंटू dv बाय dx, और dv बाय dx क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, राइट। dv बाय dx क्या है, ये स्लोप है। और स्लोप कौन सा है, ध्यान दें, ये जो स्लोप है ये स्लोप ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिए, ये जो dv बाई dx है ये स्लोप है, और ये स्लोप विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस है, यानी डिस्प्लेसमेंट है। अभी इसको v के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपको ये एक्सीलरेशन मिलेगा। ध्यान रखिए जिस पॉइंट का स्लोप मिला है उसी पॉइंट पर वेलोसिटी का मल्टीप्लाई किया जाएगा, बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो आपको ध्यान रखना है किस वेलोसिटी का मल्टीप्लाई करते हैं। आगे चलते हैं, काफी चीजें हम लोग ने रिवाइज कर ली हैं। द पोजीशन टाइम ग्राफ कैन नॉट बी सिमेट्रिक, राइट, cannot be, position time graph cannot be symmetric about the time axis because at an instant particle cannot have two displacement। इसका मतलब ये कहा है कि अगर आपके पास पोजीशन टाइम ग्राफ है, राइट, यहां पर t दिया गया है और यहां पर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, तो इस तरह का कर्व पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक ही अगर देखा जाए ये पोजीशन, ये जो पोजीशन है ये t1 पर भी है और ये जो पोजीशन है ये t2 पर भी है, तो अलग अलग टाइम पर सेम पोजीशन पॉसिबल है। लेकिन अगर ये ग्राफ t एक्सिस के साथ सिमेट्रिक यानी ऐसे हो जाता है, तो ध्यान दीजिए कि अगर हमने इधर t दिया है तो t1 टाइम पर इसने दो पोजीशन रिप्रेजेंट करनी है, यहां पर एक पोजीशन और यहां पर एक पोजीशन। तो ये अगर x है
तो एक ही टाइम पर दो पोजीशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं होता और ऐसा ग्राफ पॉसिबल होगा। ये 9 पॉइंट का मतलब है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, क्योंकि डिस्टेंस कभी डिक्रीज नहीं हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डज नॉट शो द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द पार्टिकल। ध्यान रखिएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ट्रेजेक्ट्री नहीं होता है। बहुत बार क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया है और इसमें गलती होती है, राइट। ट्रेजेक्ट्री क्या है? उसकी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, उनमें रिलेशन होता है। इट्स नॉट द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। इनका एप्लीकेशन क्या है? अगर कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, ए पॉइंट पर वी ए वेलोसिटी, बी पॉइंट पर बी वेलोसिटी है, तो मिड पॉइंट पर वेलोसिटी अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस वी बी स्क्वायर कही जा सकती है। ये पार्टिकल जो भी आप ग्राफ बनाएंगे उस ग्राफ की कंडीशन या प्रॉपर्टी से है। If a body start from rest with acceleration alpha and retards to rest with acceleration beta, अब इस तरह से टोटल टाइम ऑफ जर्नी अगर टी आया, ये वाला जो 2 पॉइंट है ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे कि a car can accelerate with an acceleration alpha and on applying the brake it can have the acceleration beta, then find the minimum time in which it can complete a distance or d, या complete from position A to position B, यानी A से चलना है B पे रुकना है, तो मिनिमम टाइम कितना होना चाहिए ऐसा करने के लिए। ये वाली चीजें इसमें खूब पूछी जाती हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई एक कार है, कोई स्कूटर है या कोई बाइक है जिसमें एक्सीलरेशन अल्फा हो सकता है, ध्यान रखिए सिर्फ मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, डेक्सीलरेशन को माइनस बीटा नहीं कहा जा रहा है, और रिटार्डेशन या डेक्सीलरेशन बीटा हो सकता है और उसको डी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनको आपको याद रखना है। ड्यूरिंग द जर्नी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। कितनी लेंथ कवर होगी टी टाइम में, या कभी आपको लेंथ दिया जाएगा और कभी आपसे टी पूछा जाएगा मिनिमम टाइम, तो भी आप ऐसे निकाल सकते हैं। लेंथ होगी हाफ अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा इंटू टी स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी वी मैक्सिमम बाई 2, जिसको अल्फा बीटा टी अपॉन 2 अल्फा बीटा कहा जाएगा। यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा कि एक्सीलरेटेड हो रहा है, कितने डिस्टेंस तक डेक्सीलरेट होगा, यानी अगर उसको टोटल लेंथ यहां से यहां तक ए से चलना है और ए से चल के बी पे पहुंचना है, स्टार्ट भी यहां से u इक्वल टू 0 से करना है और फाइनल भी यहां v इक्वल टू 0 पे स्टॉप होना है, और इसके पास मैक्सिमम एक्सीलरेशन अल्फा है और डेक्सीलरेशन बीटा है। अब उसको मिनिमम टाइम लेना है, तो ऐसा करने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि कितने टाइम तक उसको एक्सीलरेट कराया जाए और कितने टाइम तक हम डेक्सीलरेट कराएं, यानी कितनी दूरी तक, कितनी डिस्टेंस तक उसमें एक्सीलरेशन दें जिससे कि ब्रेक लगाने पर एग्जैक्टली बी पॉइंट पर पहुंच जाए। ऐसे बहुत सारे नेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके लिए यहां पर ये वाली जो पेज आपको देख रहे हैं इस स्लाइड में मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे हैं, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिए। चलिए वन बाय वन देखते हैं कि इसमें क्या कहा है। तो आपको याद रखना होगा कि ए से हम कहां किस डिस्टेंस तक, तो ये 2 पॉइंट में हमें 2 डिवाइड में करना है। ये जो डिवाइड होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी कि रिवर्स रेशियो में होगा। ध्यान रखिएगा कि अगर हमारे पास यहां पर पॉइंट दिख रहा है, अगर हमें x1 डिस्टेंस पहले जहां तक उसको एक्सेलरेट करना है और x1 डिस्टेंस के बाद x2 डिस्टेंस तक हमें उसको एक्सेलरेट करना है, तो x1 और x2 में जो रिलेशन होगा वो देखिए रिवर्स होगा। ध्यान रखिएगा, ये x1 अपॉन x2 मतलब ये x1 अपॉन x2 ये कहलाएगा बीटा अपॉन अल्फा। अगर मैं आपको x1 की वैल्यू बताऊं तो याद रखिएगा x1 हो जाएगा, यहां x1 निकालना है तो आप ऊपर रखेंगे बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, और टोटल डिस्टेंस जो आपको कवर करनी है यहां से यहां तक। अब d को डिवाइड करना है 2 पार्ट में, x1 x2 में, तो ऐसे डिवाइड करेंगे। x1 हो जाएगा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा डी, और x2 की वैल्यू हो जाएगी बच्चों आप याद रखेंगे अल्फा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू डी। इस तरह से आप x1 और x2 को डिवाइड करें। ध्यान से देखिए इसका रेशियो बीटा और अल्फा आया है, और t1 t2 का भी रेशियो होगा अगर टोटल टाइम t लगता है, तो जो टोटल टाइम लगेगा उस t की वैल्यू यहां से आप निकाल सकते हैं। अगर यहां से t की वैल्यू आपको डिस्टेंस नहीं दी है, t निकालना है और ये मिनिमम टाइम में डिस्टेंस कवर करना है, तो कैपिटल T जो है उसको मिनिमम, ध्यान से देखिए ये अगर आप स्क्वायर कर रहे हैं तो यहां से ये रूट हो जाएगा। पहली चीज तो ये कि अगर इसका आप रूट कर दें तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ, बहुत ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ जो डिस्टेंस कवर करनी है उसको मैंने यहां पे d दिया हुआ है तो मैं d ले रहा हूं,
2d और रूट में ही होगा बच्चों अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, राइट। तो यहां से v मैक्सिमम की वैल्यू आपने अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा इंटू टी देखी, दूसरा आपने टी मिनिमम की वैल्यू देखी, दोनों चीजें याद रखनी है। कहीं पर अगर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत पड़ती है तो आप इस तरह से वीटी ग्राफ बना सकते हैं। x1 x2 यहां पर इक्वल दिखाया गया है, लेकिन ये इक्वल नहीं भी हो सकता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। आई होप आपको ABCD चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे और ये चारों पॉइंट आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर आपने क्वेश्चन देखे होंगे और आप इस क्वेश्चन से डर जाते होंगे। तो इसलिए मैंने आपको यहां पे सिंपल सीधा सा बता दिया है कि अगर आपसे कहा जाए एक कार है और वो एक्सीलरेट हो सकती है अल्फा एक्सीलरेशन से, डेक्सीलरेट हो सकती है बीटा डेक्सीलरेशन से, तो डी डिस्टेंस को मिनिमम कितने टाइम में कवर करेगा और बीच में मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां से मैक्सिमम पॉसिबल वेलोसिटी जो अगर डी डिस्टेंस है तो टी टाइम लग रहा है तो ये, और अगर टी मिनिमम है तो यहां से ये आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इधर हो जाएगी, दोनों में रिलेशन ये होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। अगला पार्ट है मोशन अंडर ग्रेविटी। ध्यान रखिएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी को आपको ध्यान रखना है कि पहले डायरेक्शन ले लेनी है, कौन सी डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है, कौन सी डायरेक्शन नेगेटिव लेनी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये मेरी एडवाइस रहेगी कि जिस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दी गई हो आप उसको पॉजिटिव ले लें। यानी अगर नीचे से एक बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ध्यान रखिए ग्राउंड से एक बॉल को अगर ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंका गया है तो आपको यह ध्यान रखना है कि हमें ऊपर वाली डायरेक्शन सारी पॉजिटिव लेनी है और डाउनवर्ड डायरेक्शंस को नेगेटिव लेना है। यानी जी है वो नेगेटिव हो जाएगा और यू आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक होता है टॉप मोस्ट तक पहुंचने का टाइम, यानी जहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी v जाके 0 होती है उसको टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं और टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू होती है बच्चों u बाई जी, ध्यान रखिएगा। और फिर वहां से वापस ग्राउंड तक आता है तो उसको टाइम ऑफ डेसेंट बोलते हैं। टाइम ऑफ डेसेंट की वैल्यू होती है u बाई जी, ये भी याद रखिएगा। जहां से फेंका गया था वहां से टॉप मोस्ट तक जाना और फिर वापस उसी पॉइंट पर वापस आना, है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। इसको बोला जाता है कैपिटल T इज इक्वल टू 2u डिवाइडेड बाई जी। और ग्राउंड से अगर इसको u वेलोसिटी से फेंका गया तो मैक्सिमम हाइट जहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है वो h मैक्स जो कवर करता है उसको फॉर्मूला लिखा जाता है u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g। आई होप ये आप अपनी कॉपी में लिखे होंगे और आपको याद रहा होगा। यहां पर मैंने कुछ पॉइंट्स दिए हैं, ध्यान से देखिए। ऑब्जेक्ट को अगर h हाइट से रिलीज कर दिया जाए तो h डिस्टेंस नीचे जाने पर, मतलब अगर ध्यान से सुनिए कि अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन है और अबव द ग्राउंड या अबव द अर्थ इसको छोड़ा जा रहा है, छोड़े का मतलब रेस्ट से, यानी u इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो h डिस्टेंस नीचे डिसेंड करने पर, h डिस्टेंस नीचे, ध्यान रखिए h डिस्टेंस नीचे करने पर इसमें जो वेलोसिटी अचीव होगी या गेन करेगा दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये आपके बहुत काम आएगी। और h डिस्टेंस नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा, इसको टाइम लैप्स होगा, दैट इज 2h डिवाइडेड बाई g, यू कैन से, ओके, यू कैन रिमेंबर एंड दिस विल हेल्प यू टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी इजिली एंड इन अ वेरी फास्टर मैनर, राइट। सो दिस इज द t is equal to root 2h by g and here is the velocity because the downward, so it is given as negative because under root 2gh and minus because the direction is downward, right? So here you can see minus sign indicates that the velocity will be in downward direction. तो I hope आपने बहुत सारी बातें समझ ली हैं। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट I have already told you that is the total time of flight का हाफ होता है, u by g होता है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेग्लिजिबल है, यानी उसको 0 कहा गया है, नेग्लेक्ट किया गया है। स्पीड ऑफ द पार्टिकल, जब वो जिस पॉइंट से जाता है ऊपर, जिस स्पीड से ऊपर जाकर जब वापस गुजरता है उसी पॉइंट से, तो उसकी स्पीड वही होती है, वेलोसिटी अपोजिट होती है डायरेक्शन होने की वजह से। जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है और जी की वैल्यू हमेशा नेगेटिव ली जाएगी अगर आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है। इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने दे दिया है, यू से फेंका था तो ऊपर वाली वेलोसिटी टी इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी पॉजिटिव ली गई थी, तो यहां से शुरू हो रहा है। स्लोप इसका कांस्टेंट इसलिए क्योंकि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। टॉप मोस्ट जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो u बाई जी है और यहां पर 2u बाई जी है। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए यहां पर अगर इसी बॉल के लिए जब आपने उसको ऊपर फेंका है उसके लिए स्पीड दिखाई जाए तो स्पीड का ग्राफ ये होगा, क्योंकि स्पीड धीरे धीरे नीचे आती हुई 0 होती है, फिर 0 होने के बाद फिर जब ऊपर से वापस नीचे आता है तो फिर उसकी स्पीड बढ़ती बढ़ती वापस उसी वेलोसिटी को अचीव कर लेता है। और यहां पर टाइम ug और 2u बाई जी दिया हुआ है। डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ये दिया हुआ है। आई होप इसके स्लोप से आप समझ गए होंगे कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ वेलोसिटी स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है और वेलोसिटी वहां पे वेरिएबल है इसलिए इसका स्लोप वेरिएबल, राइट। डिस्टेंस का यहां पर ग्राफ है। ये दोनों चीजें पूछी जा सकती हैं इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। बच्चों आपने, आई होप आपने हेडफोन लगा के सुन रहे होंगे, कंसंट्रेशन मेंटेन रहेगा और आप स्क्रीन पर भी देखते रहिए। काफी चीजें मैं यहां पे स्क्रीन पर भी बता रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन कंप्लीट जर्नी 0, क्योंकि जहां से चला था वहीं पे आ गया, दैट्स व्हाई एवरेज वेलोसिटी, बिकॉज द एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन।
डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन कंप्लीट जर्नी दैट इज यू स्क्वायर बाई जी। ध्यान रखिए डिस्टेंस की बात हो रही है कि यू स्क्वायर बाई 2g ऊपर और यू स्क्वायर बाई 2g नीचे, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी यू बाई जी, और एवरेज स्पीड अगर देखा जाए टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, सो इट वुड बी यू बाई 2 अगेन, राइट। यहां से अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि ऑब्जेक्टिव में खूब पूछा जाता है, अगर किसी बॉल को हमने अपवर्ड फेंका गया है तो t सेकंड लगता है उसको हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में, तो डिस्टेंस tth सेकंड में जो होती है वो t प्लस 1th सेकंड में सेम होती है। क्यों ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा, अगर आपने इसको ग्राउंड से फेंका है और u वेलोसिटी से फेंका है तो ये ऐसे ऊपर जाएगी और यहां पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई, तो जो लास्ट सेकंड में जाते में जितनी डिस्टेंस इसने ट्रेवल की होगी, आते में भी उसी सीक्वेंस में, यानी t में टॉप में पहुंचा था, यानी 5 सेकंड लगते हैं उसको ऊपर पहुंचने में, तो 5वें सेकंड में और 6ठे सेकंड में चली गई डिस्टेंस सेम होगी। फिर उसी सिमेट्री से अगर देखें, चौथे सेकंड में डिस्टेंस और 7वें सेकंड की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी। तो इस तरह से tth सेकंड और t प्लस 1th सेकंड की डिस्टेंस, t माइनस 1 और t प्लस 2th सेकंड की डिस्टेंस, t माइनस r और t प्लस r प्लस 1th सेकंड की डिस्टेंस सेम होती है। अगर आपको याद रह सकती है तो याद रखिए। किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी का फॉर्मूला, अगर अपवर्ड फेंका है आपने सर्टेन हाइट h विद इनिशियल वेलोसिटी u, तो जहां पर वापस आएगा उसी पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम हो जाएगी। ग्राउंड पर आते आते इसकी वेलोसिटी अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh कैसे निकाला गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, आपने इस फॉर्मूले को यूज किया है। टाइम रिक्वायर्ड टू अटेन द सेम लेवल, ध्यान रखिएगा 2u बाई जी, जिसको हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कह रहे थे पहले। जैसे आपने इसको यहां पे पहुंचा तो उसी लेवल पर वापस आने में जो टाइम लगेगा दैट इज 2u बाई जी। उस पॉइंट से मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, दैट इज यू स्क्वायर बाई 2g। अगर आप इसमें t की क्वाड्रेटिक लगाएंगे तो आपको टाइम की वैल्यू यहां से इस तरह से मिलेगी। ध्यान रखिएगा एक ही बार में सॉल्व हो जाता है, आपको 2 बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगेन, अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट h विद स्पीड u डाउनवर्ड। अगर आपने इसको डाउनवर्ड फेंका है तो डाउनवर्ड वाली वेलोसिटी या डायरेक्शन आपने निगेटिव ली है तो u भी आपका पॉजिटिव होगा, और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है तो आपको ग्रेविटी को भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। अब आप v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से h हाइट के बाद या h डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के t भी निकाल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको आगे बढ़ाने में और आपके रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगी। अब इसके बाद आपको जो अगला चैप्टर मिलेगा उसके लिए आपको वेट करिएगा, वो बस आपसे कुछ घंटे बाद आ जाएगा, रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशनल, और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते जाएंगे। तो कोशिश है कि आपको सारा फॉर्मूला बस हेडफोन आप लगाएं और सुने ध्यान से, आपको पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए नहीं है, ये आपने अगर पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो ये सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से है, राइट। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले शॉर्ट में फिर से आपको अगले चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, बाय बाय।